दिल्ली से शुरू हुआ पोस्टर विवाद अब पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। खासतौर पर कांग्रेस ने अब इसे सोशल मीडिया के जरिए उठाया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित पार्टी के आला नेताओं ने अपने सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है, जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता देश से विदेश वैक्सीन भेजने पर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही पोस्टर लगाने पर दर्ज की गई एफआईआर का भी विरोध जता रहे हैं। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले पोस्टर को ट्वीट करते हुए लिखा था कि मुझे भी गिरफ्तार करो। तो वहीं इसके बाद अब कांग्रेस नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल पिक्चर पर भी इस पोस्टर को लगाकर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। तो उधर आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि यदि अपनी जिंदगी के लिए जरूरी वैक्सीन मांगना देशवासियों का गुनाह है तो ये गुनाह हम 1000 बार करेंगे। डालिए कौन सी जेल में डालेंगे। तो 2 काम हो सकते हैं, अपने यहाँ की वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ाइए या विदेशों से वैक्सीन इंपोर्ट कर। राहुल जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यही कहा था कि वैक्सीन लाया जाए विदेशों से। तब कहा गया आप फार्मा लॉबिस्ट हैं। चोरी और सीनाजोरी, यही हालत इस समय मोदी सरकार की है। हिंदुस्तान के लोगों की 6.5 करोड़ वैक्सीन मोदी जी ने विदेशियों को बेच दी, 93 देशों को बेच दी। देश के लोग वैक्सीन लगाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और इस वैक्सीन के संकट के खिलाफ अगर लोगों ने पोस्टर लगाकर विरोध दर्ज करा दिया तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। विपक्ष के हमलावर रुख के बाद भाजपा ने वैक्सीन मामले पर सफाई रखी। हालांकि इस दौरान भाजपा का रुख विपक्षी पार्टियों पर हमलावर रहा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी वैक्सीनेशन के मसले पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देश से अभी तक 6 करोड़ 63 लाख वैक्सीन डोज ही विदेश भेजी गई, जिसमें 1 करोड़ 7 लाख तो मदद के तौर पर भेजी गई। बाकी वैक्सीन कंपनियों के पहले से किए गए करार के आधार पर सप्लाई की गई है। संबित पात्रा ने कहा कि कुछ देशों के साथ कच्चे माल लेने और कुछ देशों के साथ वैक्सीन बनने से पहले ही कंपनियों ने करार कर लिए थे। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में और मीडिया के न्यूज़ में भी आज कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रही है। विपक्ष का केंद्र के सामने ये सवाल उस समय खड़ा किया गया है जब देश में वैक्सीन का संकट चल रहा है। देश में एक तरफ राज्यों में वैक्सीन की डिमांड बढ़ गई है तो दूसरी तरफ वैक्सीन की आपूर्ति केंद्र और वैक्सीन कंपनियां नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में केंद्र के सामने विपक्ष की ये चुनौती पहाड़ बनकर खड़ी हो रही है। साथ ही देश का सियासी माहौल भी वैक्सीन के इर्द गिर्द घूम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे वैक्सीन को लेकर। अब एक बार फिर प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष केंद्र में आमने सामने है, पोस्टर वार जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली में कुछ लोगों ने पोस्टर लगाए, मजदूर वर्ग के लोग थे, जिनमें से काफी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 17 एफआईआर दर्ज हुई है। और ये कहा गया उस पोस्टर के जरिए कि मोदी जी जवाब दीजिए, मेरी वैक्सीन, मेरे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है। हम आपको बता दें कि अकॉर्डिंग टू बीजेपी 6 करोड़ 63 लाख वैक्सीन बाहर भेजी गई हैं। 3 करोड़ कुछ लाख इसमें बेची गई है। कुछ प्रोग्राम 12.5% जो टोटल वैक्सीन भेजी गई है उसकी अरब अमीरात को भेजी गई है।
और लगभग 14% ब्रिटेन को दी गई हैं। तो कुछ इस तरह से संबित पात्रा जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उनके अनुसार, जो उन्होंने ट्विटर के जरिए भी बताया, बयान के जरिए भी बताया, लेकिन ये लंबे समय से चला आ रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए और कांग्रेस के कई नेता, आम आदमी पार्टी के कई नेता, उन्होंने अपने स्टेटस पे लगा रखा है कि मेरे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है, गिरफ्तार करना है, मुझे भी गिरफ्तार करिए। खैर चलिए, कोरोना के बीच ये मामला तूल पकड़ रहा है और ये कहां तक जाएगा, इस मामले का वजूद क्या है, क्यों इसे बीच में लाया गया, कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जिसको लेकर के हम जुड़े आपके साथ में। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यश गोयल साहब जुड़े हुए हैं, भाजपा से हमारे साथ राखी राठौड़ जी हैं, कांग्रेस से आशीष चौधरी साहब हैं, सभी का स्वागत है। गोयल साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। सियासत या कहें कि सियासी पारा पहली बार नहीं चढ़ा है। कोरोना में बहुत सारे इश्यू ऐसे हैं कि जिसपे बीच, चाहे वो रेमडेसिविर हो या फिर ऑक्सीजन का मामला हो या फिर दूसरे इश्यूज हो, गंगा में बहती लाशें हो, बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जिनको लेकर के हमारे बीच बीच में चर्चाएं होती रही हैं। ध्यान आकर्षित करना और उस पर सियासत करना, दोनों में अंतर है। और ध्यान आकर्षित अगर कोई करता है, उसको सुनना भी और अनसुना करना, दोनों भी अलग बातें हैं। दौर बदल रहा है राजनीति का भी। यहाँ अभी वो सीन नहीं है कि वक्त पहले जैसे था, वैसे दोनों ही तरफ से ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन चलिए, खैर, कोरोना के बीच ये वैक्सीन वार दिल्ली में काफी देखा जा रहा है, इस समय सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है, क्या मायने इसके? बहुत सीधी सी बात है कि योगेंद्र जी, जो वैक्सीन आनी थी 18 उम्र से आयु के बच्चों के लिए, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं आई और उसका जो फॉल आउट हुआ, उसके संदर्भ में कुछ लोगों ने पोस्टर्स लगाए दिल्ली में कि मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी जा रही है। उसको लेकर के आपने बताया 17-18 केसेस हुए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में भी एक SLP लगी थी जिसमें प्रदीप कुमार ने कहा कि ये FIRs वगैरह कैंसिल की जाए। तो ये एक तरह से हर चीज का ऐसा होता है। इससे पहले अगर आपने ध्यान दिया हो तो प्राइम मिनिस्टर को हैशटैग करके लिखा गया था, मतलब विवादित है, वो इस्तीफा दें। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और सारा जो लोगों का गुवार है, जो गुस्सा है जनता का, खासतौर से राजनीतिज्ञ तो बाद में आते हैं, जनता का जो गुवार है, चाहे उससे राजनीति भी जुड़ी हुई हो, तो वो सामने आ जाता है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। और सबसे ज्यादा जो अभी जोर देना चाहिए था, वो देना चाहिए था ट्रीटमेंट पे, पेशेंट को हैंडल करने में, ऑक्सीजन की सप्लाई पे, हॉस्पिटल्स के बेड पर। और ये जो सारी सियासत आप जैसा कह रहे हैं, ये वैक्सीन पे जाके अटक गई है। और वैक्सीन पहले 60 साल वालों के लिए लगाने के लिए बात हुई थी कि 60+ वालों को लगेगी और जो कोमॉर्बिडिटी है उन पे लगेगी, फिर उसके बाद आया कि 45 पे लगेगी, अब आया 18 के पर हो ये रहा है कि 45+ वाले और 18+ वाले, अभी किसी को 1 लगी, किसी को 2 नहीं लगी, इस तरह से चल रहा है। अब उसको लेकर के जो ये सियासी बवाल मचता है, ये वैसे गलत है। उसको सही संदर्भों में लेना चाहिए कि हमारे यहाँ वैक्सीन की शॉर्टेज है। सरकारें जब अपना ग्लोबल टेंडर निकाल रही हैं वैक्सीन मंगाने के लिए, और आज के पेपरों में अगर आप पढ़ें तो वो ग्लोबल टेंडर के बावजूद भी साल भर वैक्सीन नहीं आनी है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? सिर्फ पोस्टर वॉर ही लड़ते रहें, सरकारें अपना बचाव करती रहें? क्यों? जो हकीकत है उसको सामने आने दें। कोई ना कोई तो आकर के कहे उस केंद्र से कि भाई बच्चों की जो 18+ की जो वैक्सीनेशन हैं वो समय पे आएंगी या नहीं आएंगी, क्या आएंगी। और जो बीमार पड़ रहे हैं रोज, तो कम से कम 11-12 हजार यहाँ पढ़ रहे हैं, 3-3.5 लाख नेशनल लेवल पे पढ़ रहे हैं, 4,000 लोग नेशनल लेवल पे मर रहे हैं, 160 लोग हमारे राजस्थान में मर रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा फोकस किस पे होना चाहिए इस वक्त? ठीक है, वैक्सीनेशन होना चाहिए, देयर इज नो डाउट। हमारी पॉपुलेशन 135 करोड़ है, उसमें से हमारे यहाँ अभी सिर्फ 18 या 19 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। और जो लाइन लगी हुई है, अखबारों में देख रहे हैं आप, इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं कि वैक्सीन नहीं लग रही किसी को, किसी भी आयु वर्ग को। कहाँ में? उस पर फीस भी लगा दी गई। पहले ये फ्री थी, 250 रुपए की हुई, 350 रुपए की हुई, वो जाके अटक गई। और अटकी काय पे? पोस्टर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सियासी खेल होता है, सत्ताधारी का दल और विपक्ष वाले ये करते हैं। चलिए राखी जी, आपके पास आना चाहूंगा। वैक्सीनेशन को लेकर के पहले दिन से हमारे यहाँ पे विवाद रहा। पहले कुछ लोगों ने कुछ वैक्सीन को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया, धीरे धीरे डॉक्टर्स ने लगवाई, फ्रंट वॉरियर्स ने लगवाई, उसके बाद में लोगों को हिम्मत भी रही। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1.25 महीने पहले की अगर बात करूं मैं,
तो वैक्सीन सेंटर्स पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, लोग आराम से वो वैक्सीन लगवा के आ सकते थे। लेकिन जब वैक्सीन के महत्व का पता चला तो अब स्थितियां ये हैं कि रात भर लोग चल करके अपने स्लॉट को बुक कराने में वक्त लगा देते हैं। बच्चों में बहुत निराशा होती है। वैक्सीन को लेकर के पहले भी सवाल ये उठे कि हम जब इसकी आवश्यकता है और वैक्सीन ही हमें बहुत बड़ा हथियार मान के चल रहे हैं, तो प्रोग्राम हमने अब तो नीचे तक दे दिया। हमने 18 से 45, 18 से तो खैर जितनी जिसकी उम्र है ऊपर तक जा सकते हैं वो। यहाँ एक सवाल है कि जब वैक्सीन की स्थिति ऐसी है, सुप्रीम कोर्ट की भी एक टिप्पणी, आदेश नहीं है लेकिन एक टिप्पणी है, जो एक ट्यून चलती है हमारे मोबाइल फोन्स पे कि वैक्सीन ही इसका है, कि आप लोगों ने इतनी वैक्सीन की वो तो लगा रखी है, वैक्सीन आपके पास में है ही नहीं। तो कायदे से हो सकता है कि केंद्र सरकार अपने स्तर पर राजनीतिक दलों से चर्चा भी कर रही होगी, की होगी, नहीं की होगी, पता नहीं। लेकिन अभी फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि वैक्सीन को लेकर के सियासत है, और लोग जो मोबाइल लेकर के बैठते हैं कि मुझे वैक्सीन लगवानी है, उनको नहीं मिलते हैं तो वो निराशा भी लगती है। अब पोस्टर वॉर के पीछे क्या रहा, हालांकि अब प्रतिपक्ष जो है वो कहने लग गए कि अगर पोस्टर से इतना सरकार को परेशानी हो रही है तो आप हमें भी अरेस्ट करिए, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसको कोई बहुत पॉजिटिव वे में नहीं देख रहे हैं। अपनी बात कहने का हक है, अगर पोस्टर के जरिए भी कोई कह रहा है तो उन्हें गिरफ्तारी की जा रही है, तो एक बचाव का तरीका है इससे, वैक्सीन से ही। देखिए योगेंद्र जी, आपने कहा कि वैक्सीन पे सियासत अभी हो रही है। मैं कहना चाहूंगी जब अगस्त के महीने में लाल किले के प्राचीर से जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि हम वैक्सीन जल्द ही इंट्रोड्यूस करेंगे, तो बहुत सारे लोगों के बीच में संशय था। उनको, वैज्ञानिकों पे, हमारी जो लोकल, हमारे इंडियन जो वैक्सीन थी उस पर एक डाउट था। तो ये जो राजनीति चल रही है वो आज की नहीं है, ये तो अगस्त से लगातार चलती आ रही है। और किस तरह के स्टेटमेंट्स थे, लोगों ने किस तरह से एक वैक्सीनेशन के लिए, हमारे नेताओं ने जिस तरह से डिस्करेज किया हमारे साइंटिस्ट को, हमारी जनता को। और मैं यश गोयल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये समय नहीं है जबकि हम लोग इस तरह से आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करें। आज जरूरत है इस बात की कि किस तरह से हम व्यवस्था को सुदृढ़ करें। बात यह है कि जो वैक्सीन की बात है, मैं बताना चाहूंगी कि 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने जनता के सामने आकर के ये बात बताई कि दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन जो है वो भारत देश में होगी। देखिए, जहां तक गोयल साहब ने भी कहा कि 18 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन अब तक हो गया है, लेकिन अगर आप बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी है। और निश्चित तौर पे 130 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या को वैक्सीनेट करना एक चुनौती से कम नहीं है। फिर भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सबसे फास्टेस्ट अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम है पूरे विश्व का तो वो हमारे देश के अंदर चल रहा है। तो जरूरत इस बात की है, 1 तारीख से स्टार्ट किया, लेकिन 1 तारीख को ऐसा नहीं कहा कि 1 तारीख को सभी को लग जाएगी। वैक्सीनेशन ड्राइव को इंप्रूव करने के लिए केंद्र की तरफ से लगातार प्रयास कर रहे हैं, और जून और जुलाई के महीने में हम लोग पूरे महीने के अंदर लगभग 30 करोड़ वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। आज जरूरत इस बात की है कि आलोचना नहीं, समालोचना की जरूरत है। अगर कहीं आमंत्रित है। एक बात करेक्ट करूंगा मैं, एक बात करेक्ट करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत जल्दी हम लोगों ने वैक्सीनेट को लॉन्च की, वैक्सीन को लॉन्च किया है और अच्छी प्रोग्रेस की, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा। लेकिन हमसे बेहतर पोजीशन में बहुत सारे मुल्क हैं। हम कह रहे हैं कि हम बहुत आगे नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति में कह सकते हैं कि हम इतने जल्दी समय में हम लोगों ने वैक्सीन प्रोग्राम शुरू कर दिया। एक ये काबिले तारीफ है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखिए, यूएस, यूके, बहुत सारी जगह तो ऐसी हैं कि वो अपने आप को कोरोना से सिक्योर मान के चल रहे हैं। वैक्सीन अच्छी है, अब ये राजनीतिक दलों को तय करना है। देखिए, यहाँ सवाल इस वजह से उठ रहा है कि बहुत सारे जी, आपकी एक मिनट, देखिए आपने यूके की बात की, यूके की जनसंख्या 6.5 करोड़ है, हम लोगों ने 18 करोड़ लोगों को कर दिया। आज हम लोग इजराइल की बात भी करते हैं, इजराइल में भी 95 लाख की जनसंख्या है। हमें जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर के इसका प्रयास करें कि किस तरह से, और वैक्सीन की वैल्यू आपने देखा अभी आईसीएमआर के जब रिपोर्ट्स आई तब लोगों को मालूम चला कि जो भ्रम फैलाया जा रहा था नेताओं द्वारा वो गलत था। और जो आईसीएमआर ने रिपोर्ट्स दी उसके बाद लोगों को ये एहसास हुआ कि हमारे हिंदुस्तान के साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई वैक्सीन जो है वो उतनी ही प्रभावी है। और रोज ही इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं कि वो जो नए वेरिएंट्स है उस पे भी एप्लीकेबल है। तो जनता को ये गुमराह करने का जो काम किया गया ये नहीं करना चाहिए था। मैं तो फिर से हाथ जोड़ के सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, कि हमें सबको साथ आने की जरूरत है। भगवान भी ऐसा कहता है, हम लोग ईश्वर के सबके अनुयायी हैं, हम भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा इस तरह की गंदी राजनीति के अगर हम लोग बीच में आएंगे। आज ही जैसे आपने देखा कि बीजेपी द्वारा एक टूल किट का भी पर्दाफाश हुआ, उसके लिए एफआईआर दर्ज हो गई है, जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी। लेकिन किस तरह से एक जनता के अंदर और पूरे विश्व में जिस तरह से भारत की साख है उसे खराब करने का काम किया जा रहा है। रविंद्र जी, मुझे लगता नहीं है कि एक भारत के नागरिक की तो हमने, नागरिक सबसे पहले हूं ना, पार्टी चलो मेरी बात में, लेकिन नागरिक राष्ट्र सर्वोपरि जैसी भावना के साथ हम लोग यहाँ बैठते हैं। राकेश जी, वापस आ रहा हूं आपके पास में, आरसी चौधरी जी के पास में जाना चाहूंगा। चौधरी साहब, ये
बीजेपी का मानना है कि उचित वक्त नहीं है राजनीति करने का। इस वक्त देश कोरोना से लड़ रहा है और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, दूसरे दल ये रास्ते निकाल रहे हैं कि कैसे राजनीति को गर्माहट दी जा सकती है। अनम्यूट करिए सर, आपका सिस्टम म्यूट है। चौधरी साहब, आपका सिस्टम म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए जी। योगेंद्र जी, ये जो वक्तव्य है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जानते हैं कि इस देश के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, जब हिंदुस्तान की सरहदों पे जब आक्रांता और जो विदेशी जो ताकतें, दूसरे मुल्क जब आक्रमण कर रहे थे, देश युद्ध की स्थिति में था, तब भी इस देश के अंदर संसद आहूत की गई और वो विपक्षी दलों की मांग पे की गई। इसलिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि आप किसी पैदाइश कोख से नहीं है जिससे आपकी मर्जी से, ये कोई कोरिया नहीं है जिसके अंदर जो आपने आदेश पारित कर दिया वैसा ही हो। लोकतंत्र के अंदर आपको जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। दुर्भाग्य देखिए, दिल्ली के अंदर जो लोग कोई अगर पोस्टर लगाते हैं और वो पोस्टर लगाने वाले जो लोग हैं उनमें एफआईआर दर्ज होती है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। बेहतर यह होता है कि देश के प्रधानमंत्री अपने आप को प्रथम प्रधान सेवक कहते हुए नहीं थकते, वो आते और देश की जनता को ये बात बताते और उस पर्सन का जवाब देते। लेकिन उल्टा क्या हो रहा है, उल्टा पुलिस के हवाले से देश में लोगों की आवाज दबा दिया जाए। वो शासक लोकतांत्रिक हो सकता है या तानाशाह हो सकता है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस देश को चलाने के लिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ जिसको कहते हैं मीडिया है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि विधायिका ये कह रही है न्यायालय को कि न्यायालय आप हस्तक्षेप ना कीजिए। न्यायालय उनको हस्तक्षेप कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है। उनका अटॉर्नी जनरल ये कहता है कि आप पैरेलल सरकारें चलाने का प्रयास कर रहे हो। इस लोकतंत्र के अंदर मुझे ये दुर्भाग्य लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे लोग हो सकते हैं, लेकिन वो अपने आप के विचारों को दबाए हुए हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं दो तानाशाह लोगों के बीच में। ये एक छोटी सी बात है डेमोक्रेटिक व्यवस्था के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि जो जिम्मेदार होता है, जो शासक होता है, जो जिसको जनता ने चुना है, उसे जनता के प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। मैं खुद देश के प्रधानमंत्री के सामने ये साहस करता हूं क्योंकि वो मेरे प्रधानमंत्री है। हमारे हक के लिए राइट टू लाइफ मेरा फंडामेंटल राइट है। इसलिए मैं पूछूंगा कि हमारी वैक्सीन आपने क्यों दी। मैंने मेरी भी डीपी पे लगाई और तमाम हर लोगों को पूछना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी अपील करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से पूछिए, क्योंकि ये किसी की विरासत नहीं है। कई असंख्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से आप इस मुकाम पे पहुंचे, इसलिए आपकी जवाबदेही होनी चाहिए प्रधानमंत्री जी। दूसरा, ये जो तमाम जो चीजें हैं ये राजनीतिक नहीं है और मीडिया का भी ये दायित्व बनता है कि वो जब आप कंक्लूड करें तो ये बताएं ये राजनीतिक कैसे हो सकता है। अगर सरकार की ये पॉलिसी पैरालिसिस है, ये सरकार की दूरदर्शिता है। जब सितंबर के अंदर यूनाइटेड नेशन असेंबली में जब स्पीच हो रहा था तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम वैक्सीनेटरी के तौर पे वर्ल्ड के अंदर जाएंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट में 11 मार्च को जब केंद्र की सरकार ने हल्फनामा दिया था, तब उन्होंने कहा था किसी राष्ट्र और राज्य विशेष के लिए एक विशेष अभियान नहीं चलाया जा सकता, हम वैश्विक जगह पे रह रहे हैं। तो मुझे लगता है क्या एक व्यक्ति अपने घर को जला के और ये बात करेगा, क्या उनका दायित्व नहीं बनता जिन देश के लोगों की रक्षा करने का। इसलिए ये सबका हक बनता है। ये उनकी दूरदृष्टि थी। जनवरी से लेके अप्रैल तक जो विदेश मंत्रालय उसकी साइट पे जितनी जो वैक्सीन बाहर दी उसका आंकड़ा है, आंकड़ा सिर्फ 6,500 डोज का नहीं है। इसके साथ में देखिए अमेरिका ने 1950 का उनका जो एक्ट था, उस एक्ट के तहत, वो एक्ट था उन्हें डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट, उसके तहत उन्होंने जो तमाम जो रॉ मटेरियल अपने को चाहिए था उन्होंने निर्यात पे पूर्ण पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा कि ये मटेरियल पहले जो डोमेस्टिक हमारे जो वैक्सीन प्रोड्यूसर हैं उनको सप्लाई की जाएगी। इन बहुत सी कंपनियों ने देश के प्रधानमंत्री को लिखा, जो वैक्सीन बनाने वाली ने प्रधानमंत्री जी को आगाह किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं बोल पाए। प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री जी विश्व आर्थिक मंच पे जाके जनवरी में बोलते हैं कि हिंदुस्तान ने कोरोना पे विजय पाली है। आज क्या त्रासदी है पूरी दुनिया देख रही है। एक देश का प्रधानमंत्री कैसे इतना अंधेरे में हो सकता है। बातों का औचित्य क्या आर.सी. चौधरी जी, आज देखिए वो पुरानी बातों को हम इससे सॉल्यूशन कोरोना का नहीं निकल योगेंद्र जी, यही होती है, यही होती है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये देखिए, जब भी कोई राष्ट्रीय त्रासदी होती है, जब भी कोई मुल्क में चीजें होती है, तब हम सब लोग एक साथ खड़े हैं। लेकिन हमें ये पूछना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे समय में बैठ के शासन करने के लिए पैदा हुए। विषम परिस्थितियों में राष्ट्र को कैसे चला पाए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और लोकतंत्र के अंदर वही जिंदा लोकतंत्र है जहां पे जनता प्रश्न पूछने का साहस रखती है। वापस आ रहा हूं। यस, गोयल साहब के पास जाना चाहूंगा। गोयल साहब, दो बातें मैं जानना चाहूंगा। एक तो बीजेपी और केंद्र सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि कुछ कमिटमेंट्स भी होते हैं। हमारे यहाँ पे फार्मूला लॉन्च आया सामने, कुछ देशों के साथ में चैरिटी होती है, कुछ लोगों के साथ में, लेकिन यह भी स्वीकार किया जा रहा है कि 3 करोड़
57 लाख जो वैक्सीन है वो बेची भी गई है, ये मान रही है सरकार। ये संबित पात्रा का अधिकृत बयान है जिसमें कहा गया है कि 3,57,00,000 वैक्सीन बेची भी गई है विदेश में। कुछ वैक्सीन से जो हमारे यहाँ पे मिलिट्री के लोग हैं, बाहर ऑफिसर्स हैं, उनकी वैक्सीन के लिए कहा जा रहा है। उनकी संख्या लगभग 6,000 के आसपास बताई जा रही है, 6,500 जो भी है। दो बातें यहाँ पे, क्या वास्तव में ऐसा कोई कमिटमेंट में हम बाद में हैं? जैसे अभी आशीष चौधरी जी जिक्र कर रहे हैं कि यूएस ने कहा कि रॉ मटेरियल हम तब भेजेंगे जब हमारे पास में सरप्लस होगा, पहले हमारे देश के लोगों को बचाना हमारा दायित्व है। 1950 का जो ये बिल था उसमें अमेंडमेंट भी किया उन्होंने। एक तो बात ये, दूसरा, क्या सरकार को कायदे से इस पोस्टर वार पे जवाब सलीके से देना चाहिए था, या ताबड़तोड़ जो गिरफ्तारी है कि बस यही एक जवाब था? देखिए, जहां तक दवाई बेचने का सवाल है, जो वैक्सीन बेची गई हैं वो सही बात कह रहे हैं आप, वो बेची गई हैं वैक्सीन, वो नहीं बेचनी चाहिए थी इतनी आसानी से, जब तक कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाते, हम आत्मनिर्भर नहीं हो जाते कि हमारे पास सफिशिएंट है। तो ये कोई मामूली सा वो दाम तो है नहीं कि कोई दरवाजे पे आया और उसको हमने दे दी। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको, नेपाल का। कल ही न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट थी कि नेपाल में जो ये कोविड से परेशानी हो रही है, जो वहां पर जो महामारी है वो इंडिया से 10 गुना ज्यादा है। उसकी वजह एक, वैक्सीन शुरू में दी गई, बाद में नहीं दी गई। नंबर 2, तो वहां से जो जनवरी फरवरी मार्च में जो लोग नेपाली लौट करके इंडिया आए थे वो वापस भाग गए। वो भागे तो इन्फेक्शन लेके गए। तो वहां ना तो वैक्सीन है ना दवाइयां हैं और पेशेंट्स का नंबर जबरदस्त है। तो ऐसा भी सप्लाई करने से क्या फायदा कि आप दूसरी डोज ना दे सकें किसी देश को? कौन सी नीति है ऐसी? अमेरिका अगर ये कर रहा है तो ठीक कर रहा है, गलत क्या है इसमें? पहले वो अपना देश देखेगा, फार्मूला बाद में बेचेगा, ऐसे थोड़े ही, ये नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, जैसे राखी जी ने अभी एक निवेदन की, इंडिया में पॉपुलेशन 130 करोड़ है और हमारे यहाँ 18% उन्होंने मेरे को कोट, परंतु ये ध्यान रखने वाली बात है, आज की तारीख में यूएसए में लगभग 6,535,000 डेथ हुई है और जो मरीज है वो 33 करोड़ के ऊपर हैं, और इंडिया में जो पेशेंट है वो 2.52 करोड़ हुए हैं, और जो डेथ है वो 2.79 लाख हैं। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हुआ है 18% और अमेरिका में जो वैक्सीनेशन हुआ 35%, और वो आप बच्चों की, बिलो 18 वालों की वैक्सीन लेकर के बहुत जल्दी आ रहे हैं। और 4 जुलाई से तो उन्होंने ये घोषणा की है बाइडेन ने, पूरा देश जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और बिना मास्क के मनाएगा। और जबकि वहां ट्रम्प की वजह से जो जागे थे वो लोग, शायद जुलाई अगस्त में जाके जागे थे, तब तक तो उन्होंने मास्क भी नहीं पहना था। ये क्रियान्वित का सवाल, विरोध होता है, सत्ता चली जाती है, वहां भी गई है, सब कुछ हुआ है, पर जिस तरह से वैक्सीन को एकदम तत्काल देना चाहिए, पड़ोसी देशों को देना चाहिए जहाँ जरूरत है, पर इस तरह से नहीं कि आप जेब खाली और आप दान करके। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आंकड़ों में नहीं देखनी चाहिए, हकीकत में देखनी चाहिए कहाँ क्या हो रहा है। नेपाल का उदाहरण तो बहुत ज्वलंत उदाहरण है, क्योंकि यहाँ के पेपरों में नहीं छपते और हम विदेशी मीडिया को परेशान करते हैं। दूसरा मेरा जो सवाल था पोस्ट वॉर पे, क्या वास्तव में सरकार को बहुत ज्यादा इतना रोका जा सकता है? नहीं, विरोध सहने की तो क्षमता होनी चाहिए ना। आपने किसी ने अगर कोई पोस्ट हैशटैग कर दी तो उस पर आपने उठा के अंदर बंद कर दिया, फेसबुक को कह दिया सबको ड्रॉप कर दो, ये पोस्टर लगाया तो कहा ये कर दो। ऐसा क्यों? सहने की क्षमता होनी चाहिए। आज मैं कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ, न्यूज लिख रहा हूँ और गलत लिख रहा हूँ और मेरा विरोध हो रहा है तो होगा, मेरे को सहना चाहिए। दोनों पक्ष हम उसके लिए तैयार हैं। आज आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपका कल का विरोध होगा कि आपने ये प्रोग्राम क्यों दिया जबकि ये विवादित था, कोर्ट में था। इसका क्या मतलब? विचार नहीं करेगा इंसान? विचार करने की स्वतंत्रता तो है, और अब तक जितने भी केस हुए उसमें सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कहा है कि वैचारिक स्वतंत्रता पर हम अंकुश नहीं लगा सकते। बहुत सारे केसेस अभी पिछले दिनों में हुए, तो क्या गलत है? इस छोटी सी बात को लेकर के इतना विवाद खड़ा करना, रूलिंग पार्टी को इस तरह से एक्ट करना, मैं नहीं समझता वो न्यायोचित है और एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। जी राखी जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही है जिसने हमेशा विरोध मायनों को लेकर के किया है, और अगर केंद्र सरकार हो, कोई भी जनता की आवाज बन करके, ये दौर बदल रहा है बीजेपी में। सहन शक्ति की मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अभाव है। कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति और या गुरेज नहीं है,
ये पोस्टर वार इतना हाइप देने की आवश्यकता नहीं थी, इसे रोका जा सकता है, रोकने की भी कोई बात नहीं, आप इसे इग्नोर भी कर सकते थे, ठीक है कोई बात नहीं, जिसकी इच्छा है वो लिख सकता है, हमारे पास में और फैक्ट है, देश की जो हम कुछ कर रहे हैं वो देश जानता है। तो इतना तूल क्यों दिया गया इसको बीजेपी की ओर से? देखिए योगेंद्र जी, आपको मालूम है कि किस तरह से ये पोस्टर वार चालू हुए, और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनको एक पार्टी द्वारा 600 रुपए देकर के, मतलब पेड बेसिस पे देकर के इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं। अगर सरकार काम करे तो आपको ये रहता है कि आपने क्यों एक्शन लिया, और अगर मान लीजिए सरकार काम ना करे तो बोले या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो सभी पावर्स थी, उन्होंने क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि अभी जो पोजीशन देश की है उसमें पैनिक से बचने की आवश्यकता है। और जिस तरह से वैक्सीन पे अभी बात हो रही है, अगर कोई प्रॉब्लम होती या कुछ बात ट्विटर के ऊपर नहीं स्पष्ट करते। सर मेरी बात पूरी होने दीजिए, सर मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर मान लीजिए कि अगर वैक्सीन पे कोई इशू होता तो वैक्सीन के लिए इतनी क्लैरिटी के साथ में कोई सरकार आकर के आगे नहीं बढ़ती। आज आप अमेरिका से कंपेयर कर रहे हैं इंडिया को, क्या अमेरिका एक डेवलप्ड नेशन को आप भारत जैसे देश से कंपेयर कर सकते हैं? आज रॉ मटेरियल के लिए आपकी डिपेंडेंस किस पर है? आप जिस कोविडशील्ड की मात्रा सबसे ज्यादा कर रहे हैं, रॉ मटेरियल यू आर डिपेंडेंट अपॉन फॉरेन कंट्रीज। आपके पास नहीं है इतना ऑटोनोमस सिस्टम नहीं है, आपकी कुछ लाइसेंस लाइबिलिटीज होती है जिसकी वजह से आपको उनके साथ में एक मैट्रिक बनवाने पड़ता है। एक एग्जांपल देना चाहूंगी, आपने गोयल साहब ये कहा कि अमेरिका ने ये कहा कि रॉ मटेरियल नहीं देंगे जब तक कि हमारी पूर्ति नहीं होती, लेकिन उन्होंने अलाउ किया इंडिया को, उन्होंने रेगुलर की। क्यों? क्योंकि ये संबंध थे आपस में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व के अंदर एक विश्वास जो जगाया है हमारे देश के प्रति लोगों का, और इसीलिए रॉ मटेरियल हमें अमेरिका से मिल रहा है। तो इसीलिए देखिए, कंपैरिजन अमेरिका से करने से पहले हमें ये स्टेटस को भी देख लेना चाहिए कि किस तरह की कंट्री के साथ में हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल है यहाँ पे, मेरा एक सवाल है सर यहाँ पे। जब हमें मालूम है कि देखिए कोई भी व्यक्ति जानता है कि मेरी लिमिट्स क्या है, मेरी स्थिति क्या है, बारिश आएगी, मेरे पास में टीन टप्पर है तो मुझे उससे कैसे बचना है, मेरे पास में बड़ा मकान है तो उससे मैं कैसे बचूंगा। फिर हम ये बात तो कह रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं कि अमेरिका से हम तुलना नहीं कर सकते, हम हमारे हिसाब से बहुत बेहतर है। लेकिन हमें ये भी तो देखना चाहिए, अमेरिका हो चाहे और भी उनके साथ में, चाहे यूके हो, कोई भी हो, उन लोगों ने कोरोना पे पूरी तरह से काबू पाए बिना पूरी तरह से छूट नहीं दी, अपने आप को भी संयमित रखा, सारी चीजें रखी। हमारे यहाँ तो आजादी का बिगुल बजा दिया एकदम से सबने। किसी राजनीतिक दल ने आज को ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि हाँ बिल्कुल हम लोगों से चूक हुई है? सिर्फ जनता पे डाला जा रहा है आज भी, और जनता पे भी डाला जा रहा है। जब डंडा उठाया गया, देखिए जिस तरह से चुने हुए प्रतिनिधि के बारे में अभी चौधरी जी कह रहे थे, तानाशाही बात कर रहे थे, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि एक चुने हुए प्रतिनिधि को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना मुझे लगता नहीं है कि ठीक है। जहां तक योगेंद्र जी आपने बात की कि हमें 3 टप्पर की आपने एग्जांपल दिया, देखिए प्रॉब्लम तब आएगी जब बारिश हो रही हो और आपको 3 टप्पर बाहर से लेकर के आने हो। अगर आपको बाहर से लाने पड़े तो आप एक इस तरह का समझौता करेंगे कि ठीक है कुछ मैं प्रोडक्शन करके आपसे रॉ मटेरियल लेके आपको दूंगा और कुछ मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा, और इस तरह की पॉलिसी के माध्यम से हम लोग अपना काम कर सकते हैं। देखिए जहां तक मैं तो ये कह रहा हूं कि जो है हम उसको भी नहीं संभाल के रख पा रहे, जो है हम उसको भी नहीं संभाल करके रख पा रहे, हमने एकदम खुला छोड़ दिया बिल्कुल सब कुछ आने तूफान को आने के लिए। ये कोई जिम्मेदारी आज तक लेने को तैयार नहीं है कि हाँ जिम्मेदारी देखिए, अगर थोड़ा सा रविंद्र जी सरकार है तो जिम्मेदारी भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ना मैं बचना चाहूंगी ना मैं ये कहना चाहूंगी कि जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आप भी ये मानते हैं कि जिस तरह से पहली वेव के सामने भी, जब पहली वेव आई तब साइंटिस्ट ने जिस तरह की यहाँ की प्रेडिक्शन की थी उससे बहुत अच्छी तरह से हमारा देश आगे निकला, और वो एक विश्वास हम लोगों में था कि उस तरह का ही कुछ रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी इस तरह की सारी एक्सपेक्टेशंस थी, प्रेडिक्शंस थी, जिसने कहा कि भारत में बहुत तबाही मचेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वैक्सीन आई, वैक्सीन से एक उम्मीद बनी कि वैक्सीन के बाद में लोगों में जो है इस बीमारी के प्रति तबाही नहीं मान रहे अभी भी, राखी जी तबाही नहीं मान रहे अभी भी। क्यों नहीं मान रहे? मान रहे हैं इस बात को। प्रॉब्लम में मैंने कब मना किया? दिखा सकते हैं उसमें गिरावट आ सकती है, लेकिन हालात आज भी बहुत भयावह हैं। बिल्कुल मैंने माना कि मैं इसीलिए तो रिक्वेस्ट कर रही थी, मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में भी जब रिक्वेस्ट थी तब यही कहा कि इस महामारी के वक्त जब बहुत क्राइसिस है, और क्राइसिस का मतलब तबाही है, तबाही में अगर हम लोग इस तरह से करेंगे, आज ही बताइए योगेंद्र जी, बाहर के देश सारे आपको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर हमारे नेता क्या कर रहे हैं? लगातार इस तरह के स्टेटमेंट्स देकर के लगातार लोगों को गुमराह करके क्या काम कर रहे हैं? आज विश्व पूरा भारत की मदद करने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन हमारे ही लोग आकर के हमारी ही कैपेसिटी, हमारी जनता, हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स को जो लगातार काम कर रहे हैं उनको डीमोरलाइज करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। चलिए आरसी चौधरी साहब, ये वक्त ऐसा नहीं है, इस वक्त तो ये है कि किसी को मोटिवेट कर सकें, हम सहयोग कर सकें, लेकिन आप लोग राजनीति कर रहे हैं, वक्त ऐसा नहीं है, ये बीजेपी का आरोप है। और दूसरा मेरा भी एक सवाल है, अगर मान लो कि ये सब कुछ चीजें थी, बाकायदा राहुल गांधी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो लेटर लिख सकते थे
पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी रहे हैं, तो ये सब चीजें फ्रंट लाइन पे लाने की बजाय या सुना नहीं जा रहा या डायलॉग का अभाव है। मैं भी करना चाहूंगी योगेंद्र जी। कांग्रेस ने सर राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किए वो राजस्थान में क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो गए सर? ये भी सवाल आप चौधरी से पूछ लें। जी योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से सरकारों से ताल्लुक पर्सन होने चाहिए, राजस्थान से भी हो और सरकार में चाहे किसी भी जगह बैठी हो, लेकिन इस मीडिया में इतना साहस नहीं बचा जिस प्रकार से सीएनएन ट्रंप को ये कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं और वो ये कहता है कि आप कौन से सच्चे हैं, वो कहते हैं कि हम आपसे सच्चे हैं। मैं चौथे स्तंभ पे देश के प्रधानमंत्री 7 साल में कब आगे आपके प्रश्नों का जवाब दिया? अगर लोकतंत्र के वो सच्चे रक्षक हैं तो मैं आपसे माध्यम से पूछना चाहता हूं, कब वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, या तो ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है नहीं मीडिया, और मीडिया है और ऐसी भयंकर त्रासदी में देश के लोगों में जब आक्रोश पैदा हो रहा हो उस समय देश का प्रधानमंत्री नहीं आए, कितना दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पत्र लिखा और उस पत्र का किस प्रकार से उपवास उड़ाया गया। 9 अप्रैल को राहुल गांधी जी ने लिखा और उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को रैंप अप करना पड़ेगा, तभी हम इस देश को बचा सकते हैं, वरना देश के जो डेली आजीविका पे चलने वाले लोगों पे कितना कुठाराघात होता है लॉकडाउन से आप जानते हैं। और आज भी 99% देश लॉकडाउन के हिस्से में चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा नहीं की, लेकिन लोगों को जीवन बचाने के लिए उन्होंने कहा यह स्वास्थ्य राज्य का विषय है। तीसरा मैं ये कहूंगा, वैक्सीनेशन को लेकर जो आपने चर्चा की, अमेरिका ने 44,700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, अपनी जो वैक्सीन की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एडवांस फंडिंग करते हैं कि आप वैक्सीन का प्रोडक्शन कीजिए, और 400 मिलियन की बुकिंग करते हैं। यूरोपीय यूनियन है वो 800 मिलियन की बुकिंग करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी 16 मिलियन की बुकिंग करते हैं और 100 रुपए नहीं देते। ये मैं कहना चाहूंगा, सीरम इंस्टीट्यूट का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मिलिंडा गेट्स है वो 2200 करोड़ रुपए देता है। मिलिंडा गेट्स को समझ में आता है, लेकिन देश की सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय को समझ में नहीं आता है। देश के जो मुख्य जो स्वास्थ्य सलाहकार है वो कभी आगे देश को तीसरी वेव के बारे में, चौथी वेव के बारे में नहीं बताना चाहते। पांचवा मैं कहूंगा, सितंबर का जो उन्होंने यूएन के अंदर यूएन असेंबली में जो स्पीच दिया प्रधानमंत्री जी का, वो सुनिए आप। मैं ये कहूंगा कि विश्व आर्थिक मंच पे जनवरी में जो भाषण दिया वो सुनिए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये भयंकर त्रासदी का सामना इस देश कर सकता है। उन्हें सिर्फ चेस्ट थंपिंग करनी थी और उन्हें सिर्फ राष्ट्र को महान नहीं बनाना था, अपने आप को महान बनाना था। आज ये जो हिंदुस्तान है 2004 के बाद में कई त्रासदियों का सामना किया, केरल तमिलनाडु में सुनामी का सामना किया, अलग अलग सरकारों ने कहा, यूएई ने कहा 700 करोड़ रुपए हम फंडिंग करना चाहते हैं, लेकिन नहीं ली। आज देश पूरी दुनिया के सामने खड़ा है और अमेरिका के वरिष्ठ जो स्वास्थ्य सलाहकार है फूची, वो ये कह रहे हैं कि दुनिया के तमाम लोग लगते हैं हिंदुस्तान को संभाल नहीं पा रहे, इसलिए आग कैसे बुझ पाएगी। और मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र के अंदर हम कल रहे या न रहे, योगेंद्र जी ये साहस जरूर कीजिए, इस पे नहीं कर सके सोशल प्लेटफॉर्म पे कीजिए, गहलोत साहब से भी पूछिए और मोदी जी से भी पूछिए, तल्ख पर्सन पूछने का साहस होना चाहिए और मैं जवाब दूंगा। राजस्थान की सरकार ने किस प्रकार से, किस समय के साथ में, तत्परता के साथ में जो काम किया है, ये पूछते हैं कि आपने रेमडेसिविर पंजाब को क्यों दिए, हमने कौन सा गुनाह किया? अगर वो वैक्सीन हमारी खराब होती तो हमने 30 अप्रैल को सर इनसे एक्सपायरी डेट पूछिए, ये ऑक्सीजन में क्यों भेदभाव करते हैं? इन्होंने मुल्क को बांट दिया कि किस राज्य में किसकी सरकार है। मैं हमारे कह रहा हूं कि 6% संक्रमण है, वैक्सीन 8.79% पहुंची है राजस्थान में। 8.79% मैं रोकना चाहूंगा, समय की लिमिट है, समय की सीमा में मैं क्षमा चाहूंगा। बिल्कुल निश्चित रूप से एक ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन आप लोगों से जो विचार सामने आए, निश्चित रूप से आप अपनी बात रखी आपने, और दर्शक आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि आपकी बात अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से रखी है। और गोयल साहब ने भी कई चीजों को लेकर के हमें जो वार्निंग भी दी एक तरह से, खासकर नेपाल को लेकर के, ये कुछ ऐसे अलार्म हैं कि हमें सावचेत रहने की बड़ी आवश्यकता है। कोरोना गया नहीं है, कोरोना के बेशक सरकारी आंकड़े कुछ बयां करते हो, लेकिन हकीकत कुछ और भी है। क्योंकि देखिए ये बात सही है, मैं यहाँ नरेंद्र मोदी को एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे थैंक्स भी दूंगा कि राज्यों को स्पष्ट स्थिति बतानी चाहिए कोरोना के आंकड़ों को लेकर के। फैक्चुअल रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी, जब तक आप स्थिति को भाप नहीं पाएंगे। खैर चलिए, लेकिन फिलहाल तो यही होना चाहिए कि मिलकर के इस जंग में हम बाजी मार सकें। ये वक्त सियासत का नहीं है। केंद्र सरकार को भी अगर प्रतिपक्ष को सुझाव दे रहा है तो उसी गंभीरता से लेना चाहिए, मखौल नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ इस वजह से कह रहा हूं कि मनमोहन सिंह जी ने 5 बिंदुओं का एक लेटर लिखा था, बहुत ही सार गर्भित वो चीजें थी, लेकिन उनका एक तरह से मखौल उड़ाया गया। बीजेपी के नेता कहने लगे कि ओ मोनी बाबा भी बोलने लगे। मुझे लगता है कि शोभनीय नहीं है। बीजेपी वो कदावर नेताओं की पार्टी रही है जिसमें विचारों का महत्व समझा जाता था, समझा जाता होना चाहिए और कद्र भी होती थी। लेकिन ये अगर दौर नहीं होगा तो फिर डायलॉग का कोई अभाव नहीं, फिर यही सी वजह से पोस्टर लगाए जाएंगे
और पोस्टर्स में फिर इसी तरह से सियासत होगी, हासिल कुछ नहीं होगा। मैं गोयल साहब, मैं क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव, मैं तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा। आप सभी का आभार और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।